नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धवाइस में। सिद्धवाइस की तरफ से हमने जो एनसीईआरटी की डिकोडिंग सीरीज चालू की है, उस सीरीज में हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी जो 7वीं क्लास की बुक है, उस बुक की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम इसी बुक के छठे चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो आज के इस लेसन में हम इन डिटेल में जो नेचुरल वेजिटेशन है और जो वाइल्ड लाइफ है उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन है उसके बारे में। देखिए, जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन है उसके तीन प्रकार हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें एक है फॉरेस्ट, दूसरा है ग्रासलैंड और तीसरा है श्रब। तो यहाँ पर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और श्रब को थोड़ा इन डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉरेस्ट की, which grow where temperature and rainfall are plentiful to support the tree cover. Depending upon these factors, dense and open forest are grown. तो देखिए, जो फॉरेस्ट का एरिया होता है, अगर किसी जगह पे अगर फॉरेस्ट को अच्छी तरह से हमें ग्रो करना है तो उसके लिए टेम्परेचर मतलब तापमान और रेनफॉल मतलब जो बरसात है, जो पानी है, वो अच्छी मात्रा में वहां पे होना जरूरी होता है। अगर किसी जगह पे हमें टेम्परेचर और रेनफॉल सही मात्रा में देखने को मिले तो उस एरिया में हमें डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। देखिए, डेंस फॉरेस्ट वो एरिया होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा क्लासिफाई किया गया होता है, और ओपन फॉरेस्ट वो एरिया होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा क्लासिफाई नहीं किया गया होता है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे ग्रासलैंड की, विच ग्रो इन द रीजन ऑफ द मॉडरेट रेनफॉल, मतलब जिस किसी भी एरिया में जो बरसात की मात्रा है, जो पानी की मात्रा है, हमें कम देखने को मिलती है, उस एरिया में हमें ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं। मतलब इस एरिया में जो भी रेनफॉल होता है ना तो काफी ज्यादा होता है या ना तो काफी कम होता है। मतलब जो मिडल वे में, जो मॉडरेट वे में जो रेनफॉल हमें देखने को मिलता है, उस एरिया में हमें ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं। और आखिर में सबसे हमें श्रब्स देखने को मिलते हैं। खासकर जो डेजर्ट का एरिया होता है वहां पे हमें श्रब, ये वनस्पति देखने को मिलती है। यहाँ पे साइड में हमें ये जो श्रब वनस्पति है इसकी पिक्चर दी गई है। यहाँ पे इस एरिया में तापमान की जो मात्रा होती है वो तो अधिक होती है, लेकिन जो दूसरी मात्रा होती है जो कि है रेनफॉल, वो काफी कम होने के कारण यहाँ की जो वनस्पति होती है वो हाइट में ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे जो वनस्पति होती है उसकी जो डेंसिटी है वो भी हमें काफी कम देखने को मिलती है। यहाँ पर जो फॉरेस्ट का एरिया है वो फॉरेस्ट के एरिया को भिन्न भिन्न प्रकारों में विभाजित किया गया है, उसको जरा देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उसकी यहाँ पर हम बात करेंगे। दीज फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। These thick forests occur in the region near the equator and close to the tropics. These regions are hot and receive heavy rainfall throughout the year. As there is no particular dry season, the trees do not shed their leaves altogether. This is the reason they are called evergreen. The thick canopy of the closely spaced trees do not allow sunlight to penetrate inside the forest even daytime. Hardwood trees like rosewood, ebony, mahogany are common here. तो सबसे पहले ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है उसको समझने के लिए हमें ये ट्रॉपिकल एरिया कहाँ पे आता है इस चीज को समझने की जरूरत होगी। तो देखिए, जो हमारा अर्थ है इस प्रकार से उसका ग्लोब हमें देखने को मिलता है। यहाँ से बीचों बीच से एक लैटिट्यूड गुजरता है जिसे हमने नाम दिया है इक्वेटर। अब ये जो इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है, मतलब यहाँ पे ये एरिया हम ले सकते हैं। इक्वेटर हम सभी जानते हैं कि 0 डिग्री की लाइन है और उसके नॉर्थ में हमें अप्रोक्सीमेटली हम 25 डिग्री ले सकते हैं और साउथ में 25 डिग्री लेंगे। तो ये जो एरिया है इसी एरिया को हम कहेंगे ट्रॉपिकल रीजन। मतलब इस एरिया में जो भी फॉरेस्ट हमें देखने को मिलेंगे इट विल बिकम अंडर द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो यहाँ पे जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है इनमें एक उसका प्रकार देखने को मिलता है, वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब इसकी क्या विशेषता है इस चीज की यहाँ पर हम बात करेंगे। तो देखिए, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है उनको दूसरे एक नाम से भी जाना जाता है जो कि है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट।
तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की वही विशेषताएं हमें देखने को मिलेगी जो कि हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की देखने को मिलेगी। यहाँ पे इस एरिया में जो भी फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है वहां पे काफी डेंस फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है, काफी थिक फॉरेस्ट वहां पे हमें देखने को मिलता है। जैसा कि हम बात ही कर चुके हैं, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वो हमें इक्वेटर के एरिया में और जो ट्रॉपिक का जो आसपास का एरिया होता है वहां पे देखने को मिलता है। अब ये जो इक्वेटर और ये जो ट्रॉपिक का एरिया होता है वहां का तापमान हमें हॉट देखने को मिलता है, उसी समय इस एरिया में काफी अधिक मात्रा में हमें रेनफॉल भी देखने को मिलता है जो लगभग हमें पूरे साल देखने को मिलता है। अब इसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे साल में एक भी कोई ऐसा सीजन नहीं होता जहां पे हमें ड्राई सीजन देखने को मिलता है। यहाँ पे ड्राई सीजन से मतलब है समर सीजन का, और समर सीजन से यहाँ पे मतलब है मतलब साल में कोई भी एक ऐसा मौसम नहीं होता वहां पे बरसात ना हुई हो, मतलब साल में हर दिन इस एरिया में हमें बरसात देखने को मिलती है, जिसके कारण यहाँ पे जो भी वनस्पति हमें देखने को मिलती है वो एवरग्रीन देखने को मिलती है, सदाबहार देखने को मिलती है। उसी कारण यहाँ के एरिया में जो भी फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं उन्हें नाम ही दिया गया है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब इस एरिया में जो भी फॉरेस्ट होते हैं वो काफी डेंस हमें देखने को मिलते हैं। ये जो डेंसिटी है काफी अधिक होने के कारण यहाँ पे जो भी कैनोपी है वो भी हमें काफी थिक देखने को मिलती है, काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। यहाँ पे जो वृक्ष है उनकी जो डेंसिटी है इतनी अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलती है, अगर दिन के समय में भी आप इस जंगल में जाए तो यहाँ पे जो सनलाइट है वो आपको जमीन तक पहुंचता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। इतने घने यहाँ के इस एरिया के जंगल हमें देखने को मिलते हैं। जो ये जो जंगल है इस एरिया में कुछ वनस्पति हमें देखने को मिलती है जो कि हमें हार्डवुड के फॉर्म में देखने को मिलती है, जिनमें कुछ एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। इनमें एक है रोजवुड, दूसरा है इबोनी और मोहगनी। ये जो वनस्पति है वो कॉमन तौर पे यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से इन डिटेल में हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात की। यहाँ पे साइड में हमें डू यू नो दिए गए हैं, उनके द्वारा कुछ फैक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। Anaconda, one of the world's largest snake, is found in a tropical rainforest. It can kill and eat the large animals such as a crocodile. तो देखिए जो एनाकोंडा जो स्नेक है जो कि विश्व का सबसे लार्जेस्ट स्नेक है, हम सभी जानते हैं, कई सारी मूवीज में आपने देखा होगा। ये जो एनाकोंडा स्नेक है वो हमें इन्हीं फॉरेस्ट में मतलब रेन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। ये जो एनाकोंडा स्नेक है इट कैन ईट लार्ज एनिमल सच एज क्रोकोडाइल, मतलब मगरमच्छ जैसे बड़े से बड़े एनिमल को भी एनाकोंडा क्या कर सकता है, काफी आसानी से उसको ईट कर सकता है। दूसरे डू यू नो में एक फैक्ट दिया गया है, द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राजील इज सो इनोरमस दैट इट इज लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ। द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन द ब्राजील इज सो इनोरमस दैट इट इज लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ। कैन यू टेल व्हाई? तो देखिए जो ब्राजील जो देश है उस देश में हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इस एरिया में काफी अधिक मात्रा में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें देखने को मिलती है, उसी कारण यहाँ के जो भी फॉरेस्ट है उन्हें कहा गया है लंग्स ऑफ द अर्थ। अगर आपसे पूछा जाए तो लंग्स ऑफ द अर्थ कहाँ के फॉरेस्ट को कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए ब्राजील में जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहां के फॉरेस्ट को कहा जाता है लंग्स ऑफ द अर्थ या लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। चलते हैं आगे। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की, मतलब सेम एरिया में दूसरी प्रकार की वनस्पति हमें देखने को मिलती है, उसको यहाँ पर समझने की हम कोशिश करेंगे। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। Tropical deciduous are the monsoon forest found in the large part of India, northern Australia and in Central America. These regions experience seasonal changes. Trees shed their leaves in the dry season to conserve water. The hardwood trees found in these forests are sal, teak, neem and sisam. Hardwood trees are extremely useful for making furniture, transport and constructional materials. Tigers, lions, elephants, langurs and monkeys are the common animal of these region। तो देखिए सेम एरिया में मतलब
जो ट्रॉपिकल का एरिया है, इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है, उसी एरिया में हमें दूसरे प्रकार की वनस्पति भी देखने को मिलती है, जिसे कि हम ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो ये डेसिडियस वर्ड है, उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो वनस्पति होती है वो दो प्रकार की होती है, जिनमें पहली हम देख चुके हैं, जो कि साल में किसी एक विशिष्ट सीजन में उसकी जो पत्तियां है वो हमें झड़ती हुई देखने को नहीं मिलती। लेकिन जो डेसिडियस वनस्पति होती है या डेसिडियस जो फॉरेस्ट होते हैं, उनकी जो पत्तियां होती है, मतलब उनके जो लीव्स होते हैं, वो साल में एक पर्टिकुलर सीजन में हमें वो झड़ते हुए देखने को मिलते हैं। जो यहाँ पे जो पेड़ होते हैं, जो अपनी जो पत्तियों को छोड़ने का काम करता है, तो उसी को कहा जाता है डेसिडियस ऑफ दी ट्रीज। मतलब ट्रीज क्या करती है, उसकी जो पत्तियां होती है उसको छोड़ने का काम करती है साल के एक विशिष्ट समय में। तो देखिए, जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है, उनको दूसरे एक नाम से जाना जाता है, वो है मानसून फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस जो फॉरेस्ट है, वहां पे आपसे पूछा जा सकता है कि उन्हें दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो उसका आंसर है मानसून फॉरेस्ट। उसी समय आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया में सबसे अधिक मात्रा में किस प्रकार के फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं, तो वहां पे आपका आंसर होना चाहिए ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। यहाँ पे बताया गया है कि लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया वी आर फाउंड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। उसी समय जो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया है, वहां पे भी हमें देखने को मिलते हैं, और जो सेंट्रल अमेरिका का जो एरिया है, वहां पे भी हमें ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अब ये जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है, जैसे कि हम बात ही कर चुके हैं, यहाँ पे सीजनल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। मतलब जो ड्राई सीजन होता है, जो समर का सीजन होता है, गर्मी का मौसम होता है, उन दिनों में यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को झड़ने का काम करते हैं। अब यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियों को झड़ने का काम क्यों करते हैं, तो उसका रीजन है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। मतलब वाटर को, पानी को बचाने के लिए इस एरिया की जो भी वनस्पति है वो क्या करती है, अपनी पत्तियों को छोड़ने का काम करती है। यहाँ के जो जंगल होते हैं, इन जंगल में हमें हार्डवुड ट्रीज देखने को मिलती है, जिनमें हमें साल देखने को मिलता है, ठीक देखने को मिलता है, नीम और शीशम, ये सारी वनस्पतियां देखने को मिलती है। यहाँ पे जो भी जंगल है, यहाँ की जो भी हार्डवुड ट्रीज है, वो हमारे लिए काफी यूजफुल है। यहाँ से जो भी लकड़ी हमें मिलती है, उससे हम जो फर्नीचर है उसके इस्तेमाल में, जो ट्रांसपोर्ट एंड जो कंस्ट्रक्शनल जो मटेरियल है उसके इस्तेमाल के लिए यहाँ से मिलने वाली लकड़ी का हम यूज करते हैं। यहाँ पे जो जंगल हमें देखने को मिलते हैं, इन जंगल में हमें टाइगर्स देखने को मिलते हैं, लॉयंस भी देखने को मिलते हैं, एलिफेंट, लंगूर और मंकीज, इस प्रकार के कई सारे एनिमल यहाँ के जंगलों में हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे फिर से हमें जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है उसकी पिक्चर देखने को मिल रही है। इस पिक्चर के माध्यम से आप आसानी से इमेजिन कर सकते हो कि जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं वो किस प्रकार के होंगे। चलते हैं आगे। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की। The temperate evergreen forests are located in the middle latitude coastal region. They are commonly found along the eastern margin of the continent, for example, in southeast USA, South China, and southeast Brazil. They comprise both hard and softwood trees like oak, pine, and eucalyptus, etc. तो देखिए, अब तक यहाँ पर हमने बात की ट्रॉपिकल एरिया की, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे टेम्परेट एरिया की। सबसे पहले यहाँ पर जो टेम्परेट एरिया होता है वो कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, उस चीज को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे इस एरिया में हमने ट्रॉपिकल एरिया को लिया था, और इसके नॉर्थ और साउथ में जो एरिया हमें देखने को मिलता है वो बन जाएगा हमारा टेम्परेट एरिया। मतलब अप्रोक्सीमेटली हम ये जो एरिया है वो ले सकते हैं 40 या 50 डिग्री नॉर्थ या 40 टू 50 डिग्री साउथ में। यहाँ पे ये जो एरिया है, इस एरिया में जो भी फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं उन्हें कहा जाता है टेम्परेट फॉरेस्ट। तो इस एरिया में हमें जो फॉरेस्ट देखने को मिलता है उनमें उसका एक प्रकार हमें देखने को मिलता है, वो है टेम्परेट एवरग्रीन
फॉरेस्ट, मतलब टेम्परेट एरिया में जो सदाबहार फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं उनकी यहाँ पर हम बात करेंगे। तो देखिए ये जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमें मिडल लैटिट्यूड में, मतलब 40 या 50, ये जो लैटिट्यूड है इसके दरमियान हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जो भी फॉरेस्ट होते हैं वो खासकर हमें जो कोस्टल एरिया होता है, जो किनारी एरिया होता है, उस एरिया में हमें देखने को मिलते हैं। ये उसकी पहली विशेषता यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। इसकी दूसरी विशेषता हमें ये जो कॉन्टिनेंट होते हैं उसके ईस्ट के मार्जिन में, मतलब जो पूर्व का जो एरिया है, मतलब इस एरिया में हमें ये जो फॉरेस्ट है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये जो फॉरेस्ट है उसके कुछ प्लेसेस दिए गए हैं, जिनमें एक है साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना और साउथ ईस्ट ब्राजील। यहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं वहां पे पाए जाने वाली जो लकड़ी है वो दो प्रकार के हमें देखने को मिलती है, एक होती है हार्ड और दूसरी है सॉफ्टवुड। तो यहाँ पे इस एरिया में ये दोनों भी लकड़ियां हमें देखने को मिलती है। इस एरिया में ओक, पाइन एंड इक्लिप्टस, ये वनस्पति की कुछ प्रजातियां हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे साइड में हमें ये जो फॉरेस्ट देखने को मिल रहा है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इस प्रकार का जो फॉरेस्ट होता है उसे कहा जाता है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब यहाँ पर हम बात करेंगे टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट की। जो डेसिडुअस वर्ड है उसका मतलब तो आप सभी जानते हैं। जो पेड़ होते हैं जो पत्तियों को झड़ने का काम करते हैं उसी क्रिया को कहा जाता है डेसिडुअस। तो बात करेंगे टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट की। एज वी गो टुवर्ड द हायर लैटिट्यूड देयर आर मोर टेम्परेट डेसिडुअस forests. These are found in the northern eastern part of USA, China, New Zealand, Chile, and also in the coastal regions of the western Europe. They shed their leaves in a dry season. The common tree are oak, ash, beech, etc. Deer, fox, vultures are the animal commonly found. Birds like pigeons, monals are also here found. तो देखिए जो टेम्परेट एरिया है उस एरिया में जो दूसरे प्रकार की जो वनस्पति है वो है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब ये जो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं? जो ये टेम्परेट एरिया है, इस टेम्परेट एरिया के जैसे ही नॉर्थ में और जैसे ही साउथ में आप थोड़ा जाए तो उस एरिया में हमें ये टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अब ये जो फॉरेस्ट है वो किस एरिया में हमें देखने को मिलते हैं? यहाँ पे उसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। वो है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चिली। ये जो एरिया है वहां पे ये फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो फॉरेस्ट है उसकी एक विशेषता है, ये क्या करते हैं, एक विशिष्ट समय में, मतलब ड्राई सीजन में अपने पत्तियों को झड़ने का काम करते हैं। उसी कारण इन्हें टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट के नाम से हम जानते हैं। यहाँ के जो भी फॉरेस्ट होते हैं वहां पे हमें ओक, ये वनस्पति देखने को मिलते हैं, एश, बीच, ये भी कुछ वनस्पतियां देखने को मिलती है। अब इस एरिया में जो एनिमल होते हैं उनमें हमें डियर देखने को मिलता है, फॉक्सेस देखने को मिलता है, वॉल्स देखने को मिलते हैं, और जो बर्ड्स है उनमें हमें पिजन्स, मोनाल्स, इस प्रकार के कुछ पक्षी भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये जो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट है वो हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे मेडिटेरियन वेजिटेशन की। The west and southwestern margin of the continent have Mediterranean vegetation. It is mostly found in the area around the Mediterranean Sea in Europe, Africa and Asia. This kind of vegetation also found outside the actual Mediterranean region in California, USA, Southwest Africa and Southwestern South America and Southwest Australia. These regions are marked for hot dry summers and mild rainy winters. Citrus fruits such as orange, figs, olives and grapes are commonly cultivated here because people have removed the natural vegetation in order to cultivate what they want to. There is not much wildlife. जो ये मेडिटेरियन टाइप ऑफ वेजिटेशन है उसको समझने से पहले यहाँ पर हम जो मेडिटेरियन एरिया है वो कहाँ पे आता है इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से मान लीजिए ये मेडिटेरियन सी है और इसके साउथ में हमें अफ्रीका देखने को मिलता है और इसके नॉर्थ में हमें यूरोप देखने को
मिलता है। तो इन दोनों के बीच में हमें ये भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी देखने को मिलता है। यहाँ पे इसके ईस्ट में हमें एशिया देखने को मिलता है। मतलब इसके सराउंडिंग एरिया में जो भी एरिया आता है और वहां पे जो भी वनस्पति हमें देखने को मिलती है उसी को कहा जाता है मेडिटेरियन वेजिटेशन। अब इसकी विशेषता क्या है, जो वेस्ट और जो साउथ वेस्ट का जो मार्जिन होता है कॉन्टिनेंट का, वहां पे उस एरिया में ये मेडिटेरियन टाइप ऑफ वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है। मतलब मान लीजिए ये एक कॉन्टिनेंट है और ये हो गई उसकी वेस्ट की दिशा और ये हो गई उसकी साउथ की दिशा। मतलब इस एरिया में जो भी वेजिटेशन हमें देखने को मिलता है किसी कॉन्टिनेंट में, खासकर जो मेडिटेरियन सी है उसके आसपास के एरिया में, तो वहां पे इस प्रकार का मेडिटेरियन वेजिटेशन काफी अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मेडिटेरियन सी है उसके सराउंडिंग एरिया में जो भी वेजिटेशन हमें देखने को मिलता है वो हमें केवल और केवल उसी एरिया में देखने को मिलता है, तो उसका आंसर होगा नो, वो दूसरे एरिया में भी हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया इन यूएस, साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, इस एरिया में भी जो मेडिटेरियन सी है उसके जैसा या उसके टाइप का हमें वेजिटेशन देखने को मिलता है। अब ये जो रीजन है इसकी विशेषता क्या है, तो देखिए यहाँ का जो क्लाइमेट है वो हमें हॉट ड्राई समर देखने को मिलते हैं। मतलब यहाँ पे जो भी तापमान होता है वो हमें काफी अधिक देखने को मिलता है। उसी समय जो हवा होती है वहां पे जो पानी की मात्रा होती है, जो नमी की मात्रा होती है वो हमें काफी कम देखने को मिलती है और काफी कम मात्रा में इस एरिया में हमें रेनफॉल देखने को मिलता है, जो कि विंटर के या सर्दी के मौसम में हमें देखने को मिलता है। अब ये जो एरिया है इस एरिया में साइट्रस फ्रूट्स, इनकी पैदावार काफी अधिक मात्रा में की जाती है। जो ये साइट्रस फ्रूट होते हैं उनमें हमें ऑरेंज देखने को मिलते हैं, फिग्स भी देखने को मिलते हैं, ऑलिव्स भी देखने को मिलते हैं। उसी समय हमें इस एरिया में ग्रेप्सेस भी देखने को मिलते हैं। जो ये ऑरेंज, फिग्स, ऑलिव्स और जो ग्रेप्स है उनका काफी अधिक मात्रा में कल्टीवेशन इस एरिया में हमें देखने को मिलता है। यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने क्या किया है, जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको रिमूव किया है, मतलब उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है ये जो साइट्रस फ्रूट है उसका कल्टीवेशन। ये जो एरिया है इस एरिया में जो नेचुरल वेजिटेशन है वो कम होने के कारण ऑब्वियसली इस एरिया में जो वाइल्ड लाइफ है, जो प्राणी जीवन है वो भी हमें काफी कम देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इन डिटेल में हमने मेडिटेरियन का जो रीजन है उसको समझा, उसी समय यहाँ पे जो मेडिटेरियन वेजिटेशन है उसकी क्या विशेषता है इसको भी समझा। साइड में हमें यहाँ पे डू यू नो दिया गया है, उसको जरा देख लेते हैं। Mediterranean trees adapt themselves to the dry summer with the help of their thick barks and wax-coated leaves, which help them to reduce the transpiration. Mediterranean regions are known as orchards of the world for their fruit कल्टीवेशन। देखिए जो मेडिटेरियन एरिया होता है यहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफी हराश हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इस एरिया का जो तापमान होता है वो काफी ज्यादा हमें देखने को मिलता है। उसी समय यहाँ पे जो भी हवा होती है उसमें जो नमी मतलब जो पानी की मात्रा है वो काफी कम देखने को मिलती है, जिसके कारण इस एरिया में जो भी वनस्पति हमें देखने को मिलती है, जो भी प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं, उनको क्या करना है, ये जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिचुएशन है उसको क्या करना है, अडॉप्ट करना है। अब इसको अडॉप्ट करने के लिए यहाँ पे जो भी वनस्पति है उसकी जो बार्क्स है वो हमें काफी मोटी देखने को मिलती है और उसके जो लीव्स है मतलब उसके जो पत्ते हैं वो हमें वैक्स कोटेड देखने को मिलते हैं। अब इससे क्या होगा, जो वनस्पतिज है उनकी जो ट्रांसपिरेशन की जो मात्रा है या गति है उसको कम किया जाता है। यहाँ पे जो मेडिटेरियन जो एरिया है इट इज नोन फॉर द ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है फूड कल्टीवेशन। मतलब इस एरिया में जो फल है उनकी पैदावार काफी अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलती है, उसी कारण इस एरिया को ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है। तो इस प्रकार से इन डिटेल में हमने मेडिटेरियन वेजिटेशन को समझा, उसी समय उसके कुछ फैक्ट्स भी देखे। तो देखिए यहाँ पे ये पिक्चर हमें देखने को मिल रही है, तो ये जो पिक्चर है इट इज अ पिक्चर ऑफ वाइन यार्ड इन द मेडिटेरियन रीजन।
मतलब जो मेडिटेरियन एरिया है वहां पे इस प्रकार की फसलें या इस प्रकार की खेती हमें देखने को मिलती है। चलते हैं आगे। तो आगे यहाँ पर हम बात करेंगे कोनिफेरस फॉरेस्ट की। इन द हायर लैटिट्यूड बिटवीन 50 डिग्री टू 70 डिग्री ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द पेक्टेक्युलर कोनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड। These are also called as taiga forest. These forests are also seen in the higher altitudes. They are tall, softwood evergreen trees. These wood are very useful for making pulp, for manufacturing paper and newsprint. Matchboxes and packing boxes are also made from softwood. Cheer, pine, cedar are the important variety of the trees in these forests. Silver fox, mink, polar bear are the common animal found here. देखिए जो कोनी फॉरेस्ट होते हैं वो हमें हायर अल्टीट्यूड में मतलब 50 डिग्री और जो 70 डिग्री का जो लैटिट्यूड होता है उसके बीच में हमें देखने को मिलते हैं। उसी समय ये जो कोनी फॉरेस्ट होते हैं वो हमें जो हायर अल्टीट्यूड होता है मतलब पहाड़ों की ऊंचाई पर इस प्रकार के फॉरेस्ट हमें देखने को मिलेंगे। जो कोनिफेरस ये जो वर्ड है अगर इस वर्ड को अगर हम समझे तो ये फॉरेस्ट किस प्रकार के होते हैं इसको हम समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो माउंटेन का एरिया होता है वहां पे इस प्रकार के ट्रीज आपने देखी होंगी जिन्हें हम खास करके जो क्रिसमस की ट्री होती है उस नाम से भी जानते हैं। और ये जो ट्री होती है उसके जो पत्ते होते हैं वो भी हमें इस प्रकार के देखने को मिलते हैं। मतलब यहाँ पे ये जो ट्री है इट इज लुक लाइक अ कोनिकल और उसी कारण इसे कोनिफेरस फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार के फॉरेस्ट आपने हिमालय में देखे होंगे या जो माउंटेन एरिया होता है खासकर जो ऊंचे ऊंचे माउंटेन होते हैं वहां पे आपने इस प्रकार के फॉरेस्ट देखे होंगे। अब ये जो कोनी फॉरेस्ट होते हैं उन्हें दूसरे एक नाम से जाना जाता है वो है तैगा। और यहाँ पे जो लकड़ी मिलती है वो हमें सॉफ्टवुड की देखने को मिलती है और यहाँ पे पाए जाने वाले जो ट्रीज होते हैं वो हमें एवरग्रीन्स देखने को मिलते हैं। ऊंचाई में यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो काफी अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं। अब ये जो सॉफ्टवुड होता है वो हमारे लिए किस किस प्रकार से उपयोग होता है उसको भी जरा देख लेते हैं। देखिए जो सॉफ्टवुड होता है उससे हम पल्प बनाते हैं जिसका इस्तेमाल जो पेपर या न्यूज प्रिंट के लिए जो कागज हम इस्तेमाल करते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसी समय जो हमारे यहाँ माचिस होते हैं उसके जो बॉक्सेस बनाए जाते हैं उसकी जो तितलियां होती है उनके इस्तेमाल में और जो पैकिंग बॉक्स होते हैं वहां पर ये जो सॉफ्टवुड है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो एरिया है यहाँ पे पाए जाने वाली जो वनस्पति है उनमें हमें चीर देखने को मिलता है, पाइन देखने को मिलता है, सेडार, इस प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण ट्रीज की प्रजातियां इस एरिया में हमें देखने को मिलती है। अगर वन जीवों की यहाँ पर अगर बात करें तो उनमें हमें सिल्वर फॉक्स देखने को मिलता है, माइंक देखने को मिलता है, पोलार बियर, इस प्रकार के जो एनिमल होते हैं वो जनरल और कॉमन तौर पे आपको इस एरिया में देखने को मिलेंगे। फॉरेस्ट के बाद अब यहाँ पर हम बात करेंगे ग्रासलैंड की। ग्रासलैंड के भी कुछ प्रकार हमें देखने को मिलते हैं, चलो उनको भी जरा हम स्टडी कर लेते हैं। इनमें सबसे पहला है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल एरिया हम सभी जानते हैं जो इक्वेटर के आसपास का जो एरिया होता है उसे कहा जाता है ट्रॉपिकल एरिया। मतलब इस एरिया में जो भी ग्रासलैंड हमें देखने को मिलते हैं उन्हीं को कहा जाता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। These grow on either side of the equator and extend till the tropics. This vegetation grow in the area of moderate to low amount of rainfall. They can grow very tall, about 3 to 4 meter height. Savanna grassland of Africa are of this type. Elephant, zebras, giraffe, deer, leopard are common in tropical grassland. तो देखिए जो हमारा ट्रॉपिकल एरिया होता है उस एरिया में इस प्रकार के ग्रासलैंड हमें देखने को मिलते हैं। अब इस एरिया में जो भी ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है यहाँ पे जो भी घास हमें देखने को मिलती है वो ऊंचाई में काफी अधिक देखने को मिलती है। कुछ कुछ जगहों पे उनकी ऊंचाई हमें 3 मीटर से 4 मीटर के बीच में देखने को मिलती है। और ये जो ग्रासलैंड होते हैं उस एरिया में जो रेनफॉल होता है वो हमें
मॉडरेट वे में देखने को मिलता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं जो ट्रॉपिकल एरिया होता है वहां पे रेनफॉल काफी अधिक मात्रा में होता है, लेकिन जिस एरिया में ट्रॉपिकल एरिया के रेनफॉल की मात्रा कम है उस एरिया में हमें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं, और जिस एरिया में जो रेनफॉल है उसकी मात्रा अधिक है उस एरिया में हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो सवाना ग्रासलैंड है इट इज एग्जांपल ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो कि हमें अफ्रीका में देखने को मिलता है। अब ये जो ग्रासलैंड है इस ग्रासलैंड में हमें एलिफेंट देखने को मिलते हैं, जेब्राज देखने को मिलते हैं, जिराफ भी देखने को मिलते हैं, डियर, लिपोर्ड, इस प्रकार के बहुत सारे कॉमन जो एनिमल है वो हमें इस प्रकार की ग्रासलैंड्स में देखने को मिलते हैं। साइड में ये हमें पिक्चर देखने को मिल रही है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो एरिया है इस एरिया में हमें ग्रास देखने को मिल रही है। चलते हैं आगे। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड की। जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वो हमें यहाँ पे इस एरिया में देखने को मिलता है। जो इक्वेटर है उसके नॉर्थ और साउथ में यहाँ पे ये टेम्परेट ग्रासलैंड हमें देखने को मिलता है। These are found in the mid latitudinal zone and in the interior part of the continent. Usually grass here is short and nutritious. Wild buffaloes, bisons, antelopes are common in the temperate region. तो देखिए यहाँ पे जो तीन महत्वपूर्ण पॉइंट है उन पे हमें फोकस करना है। सबसे पहले जो टेम्परेट ग्रासलैंड है उसका एरिया कौन सा है, उसका एरिया हमें जो मिड लैटिट्यूडनल जोन है वहां पे देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे इस एरिया में हमें टेम्परेट ग्रासलैंड्स देखने को मिलती है। उसी समय यहाँ पे जो भी कॉन्टिनेंट होंगे उस कॉन्टिनेंट के जो मध्य का एरिया है मतलब उसके इंटीरियर एरिया में इस प्रकार के ग्रासलैंड हमें देखने को मिलते हैं। जो सवाना ग्रासलैंड था वो एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड था जो कि हमें जो किनारी एरिया है वहां पे भी देखने को मिलता था, इंटीरियर एरिया में भी देखने को मिलता था। मतलब लगभग जो ट्रॉपिकल के एरिया का आसपास का एरिया था जहां पे मॉडरेट रेनफॉल था वहां पे हमें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड देखने को मिलता था। लेकिन जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वो हमें जो भी कॉन्टिनेंट होगा उसके इंटीरियर एरिया में मतलब जो किनारी एरिया होगा उस एरिया से दूर हमें ये ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे। अब इसकी ये दूसरी विशेषता है हमने देखी। इसकी तीसरी विशेषता है यहाँ पे जो भी ग्रास हमें देखने को मिलती है वो हाइट में या ऊंचाई में हमें काफी कम देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे पाए जाने वाली जो ग्रास है वो न्यूट्रियस होती है। और इस एरिया में हमें वाइल्ड बफेलोज भी देखने को मिलते हैं, बाइसन भी देखने को मिलते हैं, एंटेलोप, इस प्रकार के कुछ प्राणी देखने को मिलते हैं। साइड में डू यू नो में जरा देखेंगे कि क्या फैक्ट्स हमें दिए गए हैं। ग्रासलैंड्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट रीजन। देखिए विश्व में हमें कई सारी जगहों पे ग्रासलैंड देखने को मिलती है और वहां की जो ग्रासलैंड है वहां के एक भिन्न नाम से उसे जाना या पहचाना जाता है। तो उस प्रकार की जो महत्वपूर्ण ग्रासलैंड हमारे विश्व में है उसको जरा देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की। जो ट्रॉपिकल एरिया में आने वाला जो पहला ग्रासलैंड है वो है सवाना। अब ये जो सवाना ग्रासलैंड है वो हमें ईस्ट अफ्रीका का जो एरिया है वहां पे देखने को मिलता है। दूसरा है कैंपोज जो कि हमें ब्राजील में देखने को मिलता है, और तीसरा है लैनोज जो कि हमें वेनेजुला इस देश में देखने को मिलता है। तो ये तो बात की हमने ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की। अब यहाँ पर बात करेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड की। टेम्परेट ग्रासलैंड में हमें जो पंपास ग्रासलैंड है वो हमें अर्जेंटीना में देखने को मिलता है। जो पेरी ग्रासलैंड है वो हमें नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलता है। वेल्ड हमें साउथ अफ्रीका में देखने को मिलता है। स्टेप हमें सेंट्रल एशिया में देखने को मिलता है, और डाउन ये जो ग्रासलैंड है वो हमें ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। यहाँ पे ये जो फैक्ट्स है ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण बन जाते हैं क्योंकि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैच द पेयर, इस प्रकार से पूछा जा सकता है, या आपको पूछा जाएगा या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। उस समय आपको ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो है वो आपको मालूम होना चाहिए। चलते हैं आगे। आगे यहाँ पर बात करेंगे थॉर्नी बुशेस की। These are found in the dry desert like region. Tropical desert are located on western margins of the continent.
The vegetation cover is scarce here because of the scanty rain and scorching heat. तो देखिए जो थॉर्नी बुशेस का जो एरिया होता है या जो थॉर्नी बुशेस होती है वो हमें डेजर्ट के एरिया में देखने को मिलती है। उसी समय जो ट्रॉपिकल एरिया होता है, ट्रॉपिकल एरिया में जो भी डेजर्ट हमें देखने को मिलते हैं वो कॉन्टिनेंट के वेस्ट के साइड में, मतलब जो पश्चिम की दिशा है उस मार्जिन पे हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो डेजर्ट का एरिया है वहां पे पाए जाने वाली जो वनस्पति है वो काफी कम मात्रा में हमें देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो रेनफॉल है वो काफी कम हमें देखने को मिलता है। उसी समय यहाँ का जो तापमान है वो काफी अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलता है, जिसके कारण जो जमीन में पानी है या जो जमीन में नमी की मात्रा है काफी कम होने के कारण इस एरिया में जो वेजिटेशन की मात्रा है वो हमें काफी कम देखने को मिलती है। बात करेंगे यहाँ पर पोलार रीजन की। दिस प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड, the growth of natural vegetation very limited here. Only mosses, lichens are very small shrubs are found here. It grow during the very short summer. This is called tundra type of vegetation. This vegetation is found in the polar area of the Europe, Asia and North America. The animal have a thick fur and thick skin to protect themselves from the cold climatic condition. Seal, walrus, musk oxen, arctic owls, polar bear and snow foxes are some of the animal found here. तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे पोलर रीजन में पाए जाने वाले वेजिटेशन की। मतलब हमारे यहाँ दो पोल हमें देखने को मिलते हैं, एक है नॉर्थ पोल और दूसरा है साउथ पोल। जो यहाँ का जो एरिया होता है, यहाँ का जो तापमान होता है काफी कम हमें देखने को मिलता है, जिसके कारण ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जो भी वेजिटेशन हमें देखने को मिलता है वो हमें काफी शॉर्ट पीरियड में देखने को मिलता है, और यहाँ पे पाए जाने वाली जो वनस्पति है उनमें हमें खासकर मॉसेस देखने को मिलती है और लाइकन, ये दो वनस्पति मुख्य रूप से देखने को मिलती है। और ये जो मॉसेस और लाइकन है उनका जो ग्रोथ का पीरियड है वो हमें जो शॉर्ट समर का जो समय होता है उस समय में हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब यहाँ पे साल के 4 से 5 महीनों में ही हमें ये मॉसेस और ये लाइकन, ये जो वनस्पतियां हैं और जो छोटे छोटे शब्द हमें यहाँ इस एरिया में देखने को मिलते हैं वो हमें खाली शॉर्ट समर में ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पे पाए जाने वाली जो वेजिटेशन है, यहाँ पे पाए जाने वाली जो वनस्पति है उसे टुंड्रा इस नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि पोलर रीजन में किस प्रकार की वनस्पति हमें देखने को मिलती है तो आपका वहां पे आंसर होना चाहिए टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। इस एरिया में कुछ हमें एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं, जिनमें हमें वॉलरस भी देखने को मिलता है, पोलर बियर ये भी हमें देखने को मिलता है, और जो सील जो एनिमल है वो भी हमें यहाँ पे जो पोलर का रीजन है, जो टुंड्रा का रीजन है वहां पे देखने को मिलता है। अब ये जो एनिमल्स है उनके जो फर होते हैं वो काफी थिक या चौड़े हमें देखने को मिलते हैं। उसी समय उनकी जो स्किन होती है वो भी हमें काफी थिक या जाड़ी देखने को मिलती है। यहाँ पे उनके जो फर और जो उनकी स्किन है वो जाड़ी होने का रीजन है, यहाँ पे जो भी कोल्ड टेम्परेचर है, यहाँ पे जो एनिमल है उनकी जो थिक स्किन और जो थिक फर हमें देखने को मिलता है उसकी वजह से यहाँ पे जो प्राणी होते हैं जो ये कोल्ड टेम्परेचर है उससे बचाव होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों इन डिटेल में हमने जो 7वीं क्लास की हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसके छठे चैप्टर को पढ़ा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव हो, कोई भी क्वेश्चन हो आप वहां से पूछ सकते हो। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही जो सिद्धू आयसर टेलीग्राम का चैनल है उसे भी ज्वाइन कर ले। वहां से आपको इस चैप्टर से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं।